अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। तो ये जितने बच्चे भी ऑनलाइन हैं ज़रा मुझे बता दें कि आपको आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है। वालेकुम अस्सलाम टू जितने बच्चे भी हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, स्लो आ रही है। ठीक है, स्लो तो उसको वापस से जो ना कनेक्ट कर लिया करें। कुछ जो है वो इंटरनेट इश्यूज भी होते हैं। सही, ओके ओके। एक मिनट ज़रा वेट करते हैं, सही है, जब तक और भी बच्चे ऑनलाइन हो रहे हैं। सही है। अच्छा, तो आज की क्लास का जो मोटिव है, सही है, वो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो एक क्लास है, ठीक है, वो उसमें ईद आई थी। सही है, तो उस वजह से वो नहीं हो पाई। तो आज की जो क्लास है, सही है, ये उसके कंपनसेट में रखी गई है। ठीक है ना। तो बहुत अच्छी बात है कि आज भी बहुत सारे बच्चे जो है वो ऑनलाइन है। सही है, क्योंकि संडे का दिन है, बच्चे ने घूमने वूमने जाना होता है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप जो है वो क्लास के लिए जो है वो ऑनलाइन है अभी। ठीक है, ठीक है। तो जो है वो आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। सही है, तो चैप्टर जो है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। सही है, हमारी जो पिछली 4 लेक्चर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे हो चुके हैं, और आज माशाल्लाह से हमारा आज जो है वो 5वां जो है वो लेक्चर है, सही है, इस चैप्टर का। और मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर भी होगा। सही है। हो सकता है कोई एक टॉपिक शायद रह जाए, लेकिन थ्योरी वाइज जो है वो आज इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो चैप्टर है ये मुकम्मल हो जाए। सही है। और न्यूमेरिकल वाइज भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसके जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, सही है, वो भी आज मैं आपको कवर अप करा दूँ। सही है, ताकि फिर इंशाल्लाह जो हमारी वेडनेसडे की जो रेगुलर क्लास होती है, सही है, उसके अंदर जो है वो फिर हम अपनी जो नया चैप्टर है, सही है, वो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 जो है वो हम शुरू करेंगे। सही है। तो बस यही है कि भाई हमारा जो स्केड्यूल एक बना हुआ है, एक प्लानर बना हुआ है, सही है, उस पर रहने के लिए, सही उस पर रहने के लिए हमने जो है ना इस क्लास को आज कंडक्ट किया है, ताकि वो जो एक लॉस आया है ना, तो उसको जो है वो हम कवर अप कर दें और हम अपना जो है ना बिल्कुल स्केड्यूल के मुताबिक रहें। सही है। और आप भी अपनी तैयारी जो है वो साथ साथ करते रहें। ठीक है फिर। अच्छा सर, क्लास कब तक होगी? भाई क्लास जो है वो आपकी जो क्या नाम है 1.5 आवर्स की होती है, बिल्कुल वैसी ही क्लास है। सही है, यानी कि ये जो है वो 4:30 तक जो है वो चलेगी। ठीक है बेटा आसिफ। अच्छा, तो आज कुछ नए बच्चे भी हैं, उनको भी वेलकम है हमारी क्लास के अंदर। सही है। और ये कि वो भी जो है वो आज से क्लासेस को जो है वो बिल्कुल ही क्या नाम है सीरीज़ में जो है वो लेना शुरू करें। सही है, और गैप नहीं लेना बिल्कुल भी। और जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हो चुके हैं उसको भी जो है वो जाके देख लें। अभी हमारा पहला लेक्चर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपलोड हो चुका है। सही है, उसको आप फेसबुक पे भी देख सकते हो और यूट्यूब पे भी जो है वो अवेलेबल है। सही है। और फिर उसके अलावा जो दूसरे लेक्चर्स भी हैं वो इंशाल्लाह अपकमिंग वीक्स के अंदर जो है वो अपलोड हो जाएंगे। तो जो नए बच्चे हैं, सही है, वो प्रीवियस लेक्चर्स पे भी ज़्यादा फोकस रखें। सही है, उनको भी देखें। और जो अब नए लेक्चर्स हैं, सही है, और यानी कि अब समझ लें कि नेक्स्ट क्लास से हमारा नया चैप्टर भी स्टार्ट होगा, तो उसको जो है वो क्या नाम है कंटिन्यूशन के साथ जो है वो लगातार सही सीरीज़ में जो है वो उसको देखिएगा। ठीक है। अच्छा, तो अब ये है कि भाई आज जो है वो लेक्चर 5 के अंदर जो भी कुछ है, सही, वो स्टार्ट करने से पहले, सही है, हमारी जो हर क्लास का जो स्टार्ट होता है वो हम लेते हैं प्रीवियस लेक्चर से। सही है, तो हम पहले देख लेते हैं कि भाई जो प्रीवियस लेक्चर है, सही है, उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पढ़ रखी हैं। सही है। और जो हमारी लास्ट वेडनेसडे को क्लास हुई थी उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पढ़ी थी। सही, तो अब पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर उसके हिसाब से मैं जो है वो आपसे जो रेगुलर एक क्वेश्चन सेशन रखता हूँ, सही, क्विज सेक्शन रखता हूँ, तो एक क्विज होगा छोटा सा, ताकि मैं देख सकूँ कि आपको वो चीज़ें याद हैं। सही, और फिर इसके बाद जो है वो इंशाल्लाह हम नया लेक्चर जो है वो अपना शुरू करेंगे। सही, तो फर्स्ट सबसे पहले जो हमने लास्ट वीक, सही, जो हमने पहला जो टॉपिक पढ़ा था, सही, वो था हमारे पास मॉलिक्यूलर मास एंड एम्पेरिकल फार्मूला मास के हवाले से।
ठीक है। अच्छा, इससे प्रीवियस क्लास के अंदर हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला सही और एम्पेरिकल फार्मूला को डिस्कस किया था, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला को डिस्कस किया था। सही, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या होता था? मॉलिक्यूलर फार्मूला उस केमिकल फार्मूला को कहा जाता है जो कि किसी भी कंपाउंड में मौजूद एटम्स की एक्चुअल तादाद को शो कराता है, एक्चुअल नंबर्स ऑफ एटम्स को शो कराता है। सही है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। और एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास क्या कहलाता है? एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास वो फार्मूला कहलाता है, वो केमिकल फार्मूला कहलाता है, सही, जो कि किसी भी कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उसके रेशो को शो करता है, सही, उसके रिलेटिव रेशो को शो करता है, तो वो एम्पेरिकल फार्मूला कहलाता है। सही। अब इसमें हमने देखा था कि भाई अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसी भी कंपाउंड का, तो अगर हम उस मॉलिक्यूलर फार्मूला के जरिए उस मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करते हैं, सही है, उस मॉलिक्यूलर फार्मूला के जरिए उस मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करते हैं, सही है, तो उस मास को हम क्या कहेंगे? उस मास को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। सही है, उसको हम क्या कहेंगे बेटा? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं उसके लिए हमने बहुत सारी एग्जांपल्स भी देखी थी, और फिर बुक के अंदर मौजूद जो आपके क्वेश्चंस हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड, वो भी हमने जो है उसके अंदर सॉल्व किए थे, और माशाल्लाह से बच्चे ऐसे थे कि वो मुझसे पहले सॉल्व कर रहे थे। सही है, तो इसके अलावा फिर एम्पेरिकल फार्मूला मास क्या होता है? तो जिस तरीके से अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है उससे हम अगर किसी भी मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करते हैं तो वो मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। सही है, इसी तरीके से अगर हमारे पास किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला है, तो अगर हम उस एम्पेरिकल फार्मूले से उस मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करते हैं तो वो कहलाएगा एम्पेरिकल फार्मूला मास। सही है, हम उसको एम्पेरिकल फार्मूला मास भी कह सकते हैं। सही है, और इसके अलावा हम इसे सिर्फ और सिर्फ फार्मूला मास भी कह सकते हैं। दोनों के मासेस को कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम था, सिर्फ फर्क क्या होता है कि आपको जो मॉलिक्यूल दिया जा रहा है फर्क सिर्फ उसके अंदर होता है। अगर वो मॉलिक्यूल, आपको जो फार्मूला दिया जा रहा है, अगर वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो आप जो मास कैलकुलेट करोगे वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। सही, और अगर आपको जो केमिकल फार्मूला दिया जा रहा है अगर वो एम्पेरिकल फार्मूला है उससे जो आप मास कैलकुलेट करोगे तो वो एम्पेरिकल फार्मूला मास या फिर सिर्फ फार्मूला मास कहलाएगा। सही, तो उसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है, सही है, वो उसके अंदर हमने जो है वो बिल्कुल तरीके से जो है वो सीखा था। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। आज भी कुछ जगहों पे जब हम मोल वगैरह के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसके अंदर भी हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना पड़ेगा। सही है, तो जो बच्चे प्रीवियस क्लास में नहीं थे तो वो उस न्यूमेरिकल के अंदर देख लिएगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। सही है, तो अगर किसी ने प्रीवियस क्लास मिस करी है तो वो बिल्कुल ही घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस क्लास के अंदर भी बहुत सारी ऐसी जगहें आएंगी जहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो आप उसमें रिवाइज कर लिएगा लाजमी। सही है, वालेकुम सलाम फातिमा, कैसी हैं आप? अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट जो है साइड जो हमने लास्ट क्लास में जो है वो डिस्कस करी थी। सही, ये था हमारे पास एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के हवाले से। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है, तो उसके हवाले से हमने ये समझा था, सही है, कि भाई किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है, किसी भी एटम का जो सेंट्रल पार्ट जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद हैं, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद हैं, तो उन प्रोटॉन के नंबर को, उन प्रोटॉन की तादाद को क्या कहा जाता है भाई? एटॉमिक नंबर कहा जाता है। से एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट। से यानी कि किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद हैं, सही है, वो हमारा एटॉमिक नंबर जो है वो कहलाता है। सही, इसके अलावा फिर हमने यहाँ पे ये समझा था कि भाई क्या नाम है, ये जो एटॉमिक नंबर है ये किस सिंबल से रिप्रेजेंट होता है। सही, तो भाई हमने समझा था कि भाई एटॉमिक नंबर जो है वो Z सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू Z, यानी कि एटॉमिक नंबर। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे एक तो हमने एटॉमिक नंबर के हवाले से जो है ये बात समझी थी। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा, सही, वो था एटॉमिक मास के हवाले से। ओके,
तो एटॉमिक मास, अब एटॉमिक मास जो है ये हमारे पास क्या होता है, सही है। तो एटॉमिक मास के अंदर हमने ये बात समझी थी कि भाई जो एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है यानी कि न्यूक्लियस, अब उस न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन, सही। तो अगर हम प्रोटॉन की जो नंबर्स हैं और जो न्यूट्रॉन्स के नंबर्स हैं, सही, यानी कि प्रोटॉन की जो तादाद है और जो न्यूट्रॉन की तादाद है, अगर हम इन दोनों को क्या कर दें, प्लस कर दें, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अगर हम ऐड कर दें, सही, तो यहां पे हमारे पास जो चीज हमें मिलेगी, सही है, वो कहलाती है हमारे पास एटॉमिक मास, सही है। तो वो क्या कहलाएगी बेटा, एटॉमिक मास कहलाएगी, ठीक है। तो जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारे पास एटॉमिक मास है, सही, ये सिर्फ ये हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो टोटल वैल्यू है उसको ऐड करके हासिल किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास एटॉमिक मास। अब एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी तरीके से हम एटॉमिक मास को जो है वो A से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, A से रिप्रेजेंट करते हैं, सही। और इसका जो फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम पढ़ा था और इसके न्यूमेरिकल्स भी किए थे, सही। तो इसका फॉर्मूला क्या था, A = Z+N, सही, जिसमें Z का मतलब क्या होगा, प्रोटॉन, सही है, यानी कि Z का मतलब है प्रोटॉन के नंबर्स, ठीक है, और N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड करा देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी A, यानी कि नंबर ऑफ क्या नाम है, एटॉमिक मास की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है बेटा, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था, सही है। तो उसके अंदर जो हमने 3 स्लाइड्स जो कवर करी थी मेजरली वो ये थी, फिर इसके अलावा हमने जो है वो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स थे, सही, वो भी हमने इसके अंदर जो है वो कवर अप किए थे, सही। और बच्चों ने बहुत अच्छा भी रिस्पांस दिया था और मुझे बड़ी खुशी भी हुई थी, सही, कि बच्चे जब इससे पहले जो है वो करना शुरू हो जाए ना तो मुझे बहुत मज़ा आता है, बड़ी खुशी होती है ऐसे बच्चों को पढ़ाने में, सही। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये जो मेजर टॉपिक्स थे वो हमारे पास ये थे। इनके हवाले से किसी को भी कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो अभी मुझसे पूछ ले, सही, ताकि फिर हम जो है वो आगे क्विज सेक्शन की तरफ चलते हैं, ताकि जल्दी से क्विज ले लें आपसे, और फिर जो है वो हम क्या नाम है, जो आज का नया लेक्चर है, सही, वो हम शुरू करें, सही। तो अंशरा ने बता दिया भाई सर कोई क्वेश्चन नहीं है, सब समझ में आ गया। अच्छा जी, फातिमा ने भी बोला सर ओके है, और माज ने भी बोला सर ओके है, सही है। रहीम ने बोला नो सर, नो सर, यानी कि सर कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, यही हो ना बेटा। अच्छा, और भाई बाकी जो बच्चे सब क्या नाम है, जो ऑनलाइन है, सही है, तो ओके, सही है, आजेब बेटा, और वैसा ओके, ठीक है, आयजा तंजील, सुनैना फरीद, खदीजा, ओके, ठीक है। इसका मतलब है कि मेजॉरिटी सही है, यानी कि सब बच्चों को जो है वो इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सही। तो जल्दी से जो है वो हम चलते हैं किसकी तरफ भाई, क्विज़ की तरफ, सही है। तो एक छोटा सा क्विज़ देते हैं, सही है। तो बिल्कुल ही जो है वो सही है, सही है। तो स्टार्ट करते हैं भाई, एक मिनट, ठीक है, ओके। तो पहला जो क्वेश्चन है, सही है, ओके भाई। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज, सही, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। अंशर बेटा मैंने मॉलिक्यूलर मास पूछा है, फार्मूला नहीं पूछा, ठीक है। H2O जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मैंने मॉलिक्यूलर मास पूछा भाई कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। हादी, सही है, हादी पहला बच्चा जिसने सही जवाब दिया है 18, वेरी गुड। फिर रहीमा, सुनैना फरीद, ठीक है, तो महक, वेरी गुड, खतीजा, अंशरा, फातिमा, आयजा तंजील, वेरी गुड, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर दिया है पहला वो है हादी ने, सही है। और इन्होंने बताया कि सर वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है भाई, 18 AMU होता है, सही है। तो वेरी गुड, सही है। तो ये जो कुछ कंपाउंड्स है ना जो थोड़े से मशहूर जिसे हम कह सकते हैं, सही है, तो इनके जो एटॉमिक मासेस हैं ये भी आपसे MCQ वगैरह के अंदर पूछे जा सकते हैं, जिसको आपको ऐसे याद होना चाहिए कि आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत भी ना पड़े, अदरवाइज आप कैलकुलेट भी कर सकते हो उसको, ठीक है, ओके। अच्छा जी, इसके बाद नंबर 2 पे आते हैं।
तो नंबर टू है द सिंबल, सही, द सिंबल ऑफ एटॉमिक मास इज, एटॉमिक मास का सिंबल बताना है आपने, द सिंबल ऑफ खतीजा, वेरी गुड, सही है। फातिमा नहीं भाई, जेड नहीं होता, सही है, खतीजा ने बताया भाई ए, ठीक है। तो जो बच्चे ए आंसर दे रहे हैं, सही है, उनका आंसर सही है, सही है। तो एटॉमिक मास का सिंबल मैंने आपसे पूछा था, और एटॉमिक मास का सिंबल होता है ए, सही है। तो ए जो सिंबल है वो है एटॉमिक मास का, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही है, तो इसको गौर से सुनिएगा, सही है, और जवाब दीजिएगा कि एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डैश, सही है, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डैश। अच्छा, सही है, ठीक है, प्रोटॉन, वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। तो कुछ बच्चे पी भी लिख रहे हैं, तो पी का मतलब प्रोटॉन ही उनका, सही है, ठीक है, पी भी ठीक है, सही है। तो रहीमा हो गया, रुमैसा खान, सुनैना फरीद, वेरी गुड, सही है। तो हसन हाशमी, वजीहा, सही है, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, सही है, जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि भैया एटॉमिक नंबर जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोगों ने जवाब दिया, सही है, कि सर एटॉमिक नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, नंबर ऑफ प्रोटॉन को, सही है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है भाई। तो ये हो गया गुड, सही है। अच्छा, तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास, सही, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, सही, तो वो ये है कि भाई एटॉमिक मास इज द सम ऑफ डैश एंड डैश, एटॉमिक मास इज द सम ऑफ डैश एंड डैश, सही। हादी ने लिखा है Pn, Pn का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वेरी गुड, सही है। मास तारिक ने पूरा लिखा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, फातिमा, सही है, ओके, आजेब, रहीमा, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, सही है, जो इसका आंसर है वो है प्रोटॉन, सही है, और प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्या बोलते हैं भाई, एटॉमिक मास है वो दो चीज़ों का सम होता है, एक होता है हमारे पास नंबर ऑफ क्या नाम है, प्रोटॉन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर आप इन दोनों चीज़ों को ऐड अप कराओगे, सही, तो आपको एटॉमिक मास जो है वो मिलेगा, सही। अच्छा, एक क्वेश्चन है तो जो शायद मैंने डिस्कस ना किया हो, सही है, लेकिन शायद डिस्कस किया भी हो, मेरे खुद जहन में नहीं है, लेकिन देखते हैं कि बच्चे कितने शार्प है, क्या वो इस चीज़ को गेट कर सकते हैं, सही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, सही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल्स टू, सही है। अब इसमें दो चॉइसेस है, चॉइसेस पहले सुन लें, चॉइसेस सुन लें पहले, चॉइसेस सुन लें, अरे बेटा चॉइसेस सुन लें, सही है, सही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सही है, वेरी गुड यार, ज़बरदस्त, खतीजा और रहीमा और अंशरा, हसन हाशमी, सुनैना फरीद, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन, सही है। तो भाई ये शायद मैंने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस ना की हो बात, लेकिन आपको ये बात पता है तो बहुत अच्छी बात है, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका आंसर है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है। तो मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है, सही है, वो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई प्रोटॉन की जो तादाद होती है किसी भी एटम के अंदर, वो हमेशा किस सब एटॉमिक पार्टिकल के बराबर होती है, सही है, न्यूट्रॉन के या फिर इलेक्ट्रॉन के, सही है। तो इसका जो आंसर है वो है इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद किसी भी एटम के अंदर हमेशा बराबर होती है। प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल्स टू, प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं, सही है। तो इस चीज़ को याद भी रखिएगा, ये आपके आगे आने वाला जो चैप्टर है उसके अंदर भी जो है वो आपको काम आएगी, सही है। तो यहाँ पे जो है वो माशाल्लाह से हमारे जो 5 सवाल है वो मुकम्मल हो गए, माशाल्लाह से सभी बच्चों ने बहुत अच्छा जो है परफॉर्म किया है। कुछ इक्का दुक्का थे जिनके आंसर आगे पीछे हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने करेक्ट भी कर लिए थे, सही है। तो सभी बच्चों ने माशाल्लाह से अच्छे और सही जवाब दिए हैं, सही है। तो बेस्ट हो गया, वेरी गुड है, सही है। तो इसी तरीके से आप जो है वो फोकस के साथ चीज़ें सुने, अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको पक्का रखें, सही। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, सही, फिर यही चीज़ें हमें मदद करती हैं बड़े कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, जो कि आगे हमारे जो नए चैप्टर आने वाले हैं उसके अंदर काम आएगा, बहुत काम आएगा, सही। तो अब चलते हैं हम आगे की तरफ, सही, यानी कि हमारा जो अब नेक्स्ट जो नया टॉपिक है, सही, उसको हम स्टार्ट करते हैं, सही।
तो सबसे पहले भाई SLOs पे देख लेते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हमारी हो चुकी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि मैंने आपको कहा था कि भाई पता नहीं चलता वक्त का, सही है। और हमारी जो है वो इतनी क्लासेस हुई हैं, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट भी होने वाला है। तो इस तरीके से मैंने कहा था कि भाई एक दिन मैं आपसे बोलूँगा कि भाई आज हमारा कोर्स भी मुकम्मल हो गया है, सही है। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से होता है, सही, पता नहीं चलता क्लासेज जो है वो कब ख़त्म हो जाती हैं, सही। तो यहाँ पर बस अब हम देख लेते हैं कि भाई चैप्टर नंबर 1 के अंदर, सही, जो हमारे पास केमिस्ट्री और इसके इंपॉर्टेंस हैं, सही, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है, सही। इसके अलावा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो बेसिक डेफिनेशंस थी हमारे पास, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मैटर क्या होता है, एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, फिर इसके बाद वैलेंसी का कॉन्सेप्ट हो गया, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड और मिक्सचर के डिफरेंसेस, इसके बाद एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, सही। इसके अलावा फिर एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला मास से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हमने कर लिए हैं। फिर इसके अलावा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे आज जो है वो पिछली क्लास में हो चुके हैं, सही है। तो आज की जो क्लास है हमारे पास, सही है, उस पर हम फोकस करेंगे, सही है। नंबर 1 इज आइंस, मॉलिक्यूलर आइंस और फ्री रेडिकल्स। तो सबसे पहले आज हम कॉन्सेप्ट जो है वो समझेंगे। अच्छा, मिठाई बनती है भाई, मिठाई भी बंटवा देंगे, सही, बल्कि आप भिजवाएं मिठाई है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई जो है वो आज हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि भाई आइंस, मॉलिक्यूलर आइंस और फ्री रेडिकल जो है वो क्या होता है, सही। अच्छा, इसके अलावा फिर सेकंड नंबर पे हम मोल और एवोगाड्रो और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, और थर्ड पार्ट पे हम जो है वो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन करेंगे, सही। तो आज बिल्कुल कोशिश करनी है कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन भी आज ही हो जाए, सही, नेक्स्ट क्लास पे ना जाए, सही, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में फिर जो है वो अपना नया चैप्टर ही शुरू करें, सही। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये 3 चीज़ें जो है वो आज हमारे पास बची हुई हैं, सही। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, सही, ये है हमारे पास व्हाट इज आइंस, मॉलिक्यूलर आइंस एंड फ्री रेडिकल्स, सही है। कि भाई हमारे पास आइंस क्या होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास मॉलिक्यूलर आइंस क्या होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो फ्री रेडिकल क्या होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है ये एक शॉर्ट का क्वेश्चन है, सही, यानी कि ज़रूरी नहीं है ये तीनों डेफिनेशन आपसे एक साथ ही पूछ लिए जाए, सही। हो सकता है कि आपसे जो है यहाँ पे आइंस पूछ लिया जाए, बाकी मॉलिक्यूलर आइंस और फ्री रेडिकल ना पूछा जाए, या फिर तीनों एक साथ भी पूछी जा सकती हैं, सही। तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो आज जो हमने, ठीक है, ओके फातिमा, सही है, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सबसे पहला जो टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है, सही है, वो है हमारे पास आइंस का टॉपिक, सही है। तो इस पहले हम देख लेते हैं कि भाई आइंस जो है वो क्या होते हैं, सही। तो आइंस क्या है बेटा, सही। आइन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज ऑन इट, सही। यानी कि आइंस जो है, सही, आइन जो है वो एक एटम भी हो सकता है, वो एक खाली एटम भी हो सकता है, या फिर एक ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, सही। जो आइन है हमारे पास वो एक एटम भी हो सकता है या फिर एक ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, यानी कि इसके अंदर एक एटम भी हो सकता है और एक से ज्यादा एटम भी हो सकते हैं, सही। तो आइन इज अ एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज ऑन इट, सही है। तो उसके ऊपर क्या मौजूद हो, कोई भी चार्ज मौजूद हो, सही। यानी कि अब इसमें हमारे पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और कोई भी नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, सही। तो हमारे पास जो आइन है ये उस एटम, सही, सही, तो जो हमारे पास आइन है, सही, ये हमारे पास उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम को कहा जाता है, सही, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद हो, सही। अब वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, सही। तो आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा कि हमें कुछ एटम्स के ऊपर कुछ चार्जेस जो हैं वो दिखाई देते हैं, सही। जैसे कि फॉर सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सही है, तो जैसे हमारे पास सोडियम है, तो हमें नजर आता है कि भाई सोडियम के ऊपर बाज़ औक़ात हमें +1 का जो चार्ज है वो दिखाई देता है, सही। इसी तरीके से अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन के ऊपर हमें जो वो -1 का जो चार्ज है वो दिखाई देता है, सही। इसी तरीके से अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूं तो एल्युमिनियम के ऊपर +3 का चार्ज दिखाई देता है, सही। तो अगर हमारे पास, सही है, तो अगर हमारे पास कोई भी एटम है या फिर कोई भी ग्रुप ऑफ एटम है तो उसके ऊपर अगर किसी भी किस्म का पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज
मौजूद हो, +1, -1, +2, -3, +4, -4, कुछ भी हमारे पास चार्ज हो, सही है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा, वो हमारे पास कहलाएगा आयन। सही है, तो उस एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम को जिसके ऊपर चार्ज मौजूद हो उसको हम क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। ठीक है, अच्छा द चार्ज, अच्छा ये चार्ज लिखा हुआ है, ये आर है, सही, द चार्ज में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सही, तो पॉजिटिव चार्जेस भी हो सकते हैं और नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, सही है। तो अब यहाँ पे अगर हम आयंस की टाइप्स के हवाले से बात करें, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस। एक जो हमारे पास आयन है, सही, ये हमारे पास कहलाता है कैटाइन। सही है, एक आयन है, सही, जैसे हम क्या कहते हैं भाई, कैटाइन। सही है, और जो हमारे पास दूसरा आयन है, सही, ये हमारे पास कहलाता है एनाइन। ठीक है, तो एक हमारे पास क्या है बेटा, कैटाइन, सही है, और दूसरा हमारे पास क्या कहलाता है, एनाइन। तो सर अब कैटाइन और एनाइन के अंदर जो फर्क है बेसिकली वो किस चीज का फर्क होता है। सही, तो भाई कैटाइन और एनाइन के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ चार्जेस का फर्क होता है। सही, तो अगर हमारे पास कोई भी आयन इस तरीके का है कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, सही, तो अगर कोई भी आयन ऐसा है कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, सही, तो यहां पे हमारे पास उस आयन को हम कैट आयन कहेंगे। सही, और एनाइन हमारे पास क्या कहलाएगा, एनाइन हमारे पास उस आयन को कहेंगे कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो मौजूद हो। सही है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटाइन और अगर नेगेटिव चार्ज है तो, सही, नेगेटिव चार्ज है तो एनाइन। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। सही, तो इनके जो चार्जेस हैं उसके हिसाब से हमारे पास जो आयन है वो दो टाइप्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैटाइन, सही, विच हैज पॉजिटिव चार्ज, और एनाइन विच हैज नेगेटिव चार्ज, सही, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, तो अगर हम कैटाइन को डिफाइन करते हैं तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी क्या हो जाएगी, सही, द कैटाइन्स आर फॉर्म व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। सही, तो यहां पे हमारे पास क्या लिखा है कि कैटाइन जो है वो उस वक्त फॉर्म होते हैं, कैटाइन जो है ये उस वक्त फॉर्म होते हैं व्हेन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन। सही, जब एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। सही, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम को छोड़ के चले जाता है, लॉस हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, सही, तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है बेटा, कैटाइन फॉर्म होता है। सही, अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। सही, जैसे भाई फॉर सपोज हमारे पास, ठीक है, फॉर सपोज हमारे पास सोडियम, सही, सोडियम Na, ये एक एटम है। सही, तो एटम हमेशा क्या होता है, एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल। सही, एटम हमेशा न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसकी एग्जांपल मैंने अभी आपसे एमसीक्यू के अंदर भी पूछी थी। सही, वो क्या थी कि भाई कि किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। सही, तो जब प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिवली चार्ज, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जब चार्जेस बराबर होंगे तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। सही, तो ये मेरे पास सोडियम का एक एटम है, सही, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर है, इस वजह से इसके ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। लेकिन अगर क्या होता है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन, सही, ये सोडियम जो है ये क्या कर दे, ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे। सही है, ये अगर अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, सही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे, लॉस कर दे। सही, तो यहां पे हमारे पास इस सोडियम के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सही, सोडियम के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सही, तो यहां पे हमारे पास जो सोडियम है, यहाँ पे सोडियम का एटम ये न्यूट्रल है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है बेटा, बराबर है। सही, अब यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, सही, प्लस का चार्ज आ जाएगा। सही, तो यहाँ पे हम इसको +1 भी लिख सकते हैं। सही, और अगर 1 हो तो उसको हम शो नहीं कराते, तो इसलिए हम खाली प्लस भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से जितने भी इलेक्ट्रॉन का लॉस आता है आप उस हिसाब से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस लगा सकते हैं। सही, जैसे कि फॉर सपोज कि अगर हमारे पास सोडियम के बजाय यहाँ पे क्या होता, कैल्शियम होता, तो कैल्शियम जो है वो ड्यूरिंग द रिएक्शन एक इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता। सही है, बल्कि
2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। सही है, तो यहां पे अगर कैल्शियम को हम देखें तो कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। सही है, तो कैल्शियम के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, +2 का चार्ज आ जाएगा। सही, कैल्शियम के ऊपर +2 का चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से अब चूंकि एल्यूमिनियम के ऊपर +3 का चार्ज होता है, तो इसका मतलब ये है सही कि भाई एल्यूमिनियम जो है वो ड्यूरिंग द रिएक्शन 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की एबिलिटी रखता है। सही है, तो यहां पे हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उसके हिसाब से उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आते जाएंगे। ठीक है बेटा, तो कैटाइन के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कैटाइन के अंदर के सर ये चार्जेस किस तरीके से आते हैं, और कोई भी क्वेश्चन जी आजिब बेटा आपको अगर कोई क्वेश्चन है पूछ लें। सही है, ठीक है, ओके। नहीं खदीजा बेटा चार्जेस याद नहीं करने होते। सही, चार्जेस याद नहीं करने होते, अभी नहीं, जब बड़ी क्लास में जाएंगे उस वक्त ज़रूरत पड़ती है, अभी नहीं। सही है, तो चार्जेस बेटा जो हसान हाशमी ये पूछे चार्जेस किस तरह आते हैं, तो यहाँ चार्जेस किस तरह आते हैं उसका रीज़न यही है सही है कि भाई जो क्या नाम है एटम है, सही है, वो एक इलेक्ट्रॉन की ख़ास तादाद को ही लॉस कर सकता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन को वो लॉस कर सकता है उतने ही चार्जेस वो है इसके ऊपर जो है वो आ सकते हैं। अब जैसे कि सोडियम जो है वो सिर्फ अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है तो इसके ऊपर +1 का चार्ज आ गया। सही है, और अगर जो कैल्शियम है सही है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है तो इसके ऊपर +2 का चार्ज आ गया। एल्युमिनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है तो इसके ऊपर +3 का चार्ज आ जाएगा। ठीक है बेटा, सही है, ओके ओके, सही है। तो अब हम जो है वो शुरू करते हैं। सही है, एनाइन। तो एनाइन जो है वो हमारे पास क्या होता है, सही है, एनाइन जो है ये हमारे पास उस आयन को कहा जाता है जो कि नेगेटिवली चार्ज हो, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। सही है, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो किस तरीके से आएगा, सही है, तो यहाँ पे आपने जो कुछ जो है क्या नाम है आपने कैटाइन के अंदर समझा है, सही है, अब उसी का अपोजिट जो है वो हम एनाइन के अंदर कर देंगे। सही, यानी कि जहां पे हमें ये बात पता चली कि भाई कि कैटाइन जो है वो उस वक्त फॉर्म होते हैं, सही, कैटाइन जो है ये उस वक्त फॉर्म होते हैं, सही, कि जब हमारे पास एटम जो है, सही, एटम जो है, सही, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। सही, इलेक्ट्रॉन को उसमें से क्या कर दे भाई, लॉस कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है, सही है, उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है भाई, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अगर हम इसी का उलट कर दें, सही, तो भाई हमें क्या पता चलेगा भाई कि एनाइन इज फॉर्म बाय द गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही, तो यहाँ पे इसी का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। सही, यानी कि अगर कोई भी एटम जो कि न्यूट्रल होता है, सही, अगर वो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, इलेक्ट्रॉन की एडिशन कर लेता है, सही, तो उसके ऊपर जो है वो हमारे पास क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह यही होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब अगर कोई भी एटम एक ऐसे पार्टिकल को गेन कर रहा है कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सही, तो उस एटम के ऊपर भी क्या चार्ज आ जाएगा भाई, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सही, तो यहाँ पे इसकी जो एग्जाम्पल है, सही, जैसे फॉर सपोज हमारे पास क्लोरीन है। सही, अब ये क्लोरीन का एटम है, सही, तो इसके ऊपर हमारे पास जो है वो अभी कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। अब क्लोरीन जो है ये ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या करता है, सही, ड्यूरिंग द रिएक्शन ये करता ये है, सही, कि ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। सही भाई, वो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ रहा है, सही, ये क्या करता है, उसको गेन करता है। इसमें लॉस करने की एबिलिटी नहीं होती, बल्कि ये क्या करता है, ये गेन करता है। सही, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो क्लोरीन है, सही, ये अगर क्या करे, इधर लिखना, सही, ये अगर क्या करे कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, सही, क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, यानी कि क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो जाए, तो इस क्लोरीन के ऊपर जो है वो -1 का जो चार्ज है वो आ जाएगा। सही, तो यहाँ पे हमारे पास इस क्लोरीन के ऊपर जो है वो -1 का चार्ज कैसे आया, क्योंकि इसने जो है एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया बेटा, गेन कर लिया। सही, एक इलेक्ट्रॉन को इसने गेन कर लिया, दैट्स वाई कि इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, सही, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है बेटा, सही, तो इसी तरीके से अगर कोई एटम जो है वो अगर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, सही, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, -2 का चार्ज आ जाएगा। सही, तो इसी तरीके से जितने भी इलेक्ट्रॉन को कोई भी एटम गेन करेगा
तो उसके हिसाब से उसके ऊपर माइनस के उतने ही चार्जेस बढ़ते रहेंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -1, अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -2। अब इसी तरीके से कैटाइन के अंदर इसका अपोजिट होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो +1, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो +2। सही, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके हिसाब से प्लस में उतने ही चार्जेस उस एटम के ऊपर हम शो करा देंगे, एंड नाउ इट बिकम्स आयन, तो वो एक आयन कहलाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन या कंफ्यूजन तो जल्दी से पूछ रहे ताकि फिर हम नई डेफिनेशन की तरफ मूव करें। सही है, तो जल्दी से बता दे ओके की रिपोर्ट है कि नहीं है। सही है, जल्दी से ओके है भाई, ओके है। आजिए बेटा कोई क्वेश्चन जल्दी से पूछो। ओके, वेरी गुड मास। सुनैना ठीक है, ओके वजीहा, सनाशमी ठीक है, सही है। आज बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। आपने हैंड रेज किया हुआ ना। ठीक है, तो फिर मैं आगे की तरफ मूव करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, अच्छा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो अजीब बेटा? अगर कोई इलेक्ट्रॉन जल्दी से पूछें, लॉस करता है। सही, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है, कैटाइन, आगे बस यही था। चलो ठीक है, बस सही। तो भाई अगर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो क्या होता है? अच्छा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन, भाई अब यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके ऊपर प्लस का चार्ज, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा ना, सही है, जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा तो उतने ही प्लस के चार्जेस उसके ऊपर शो हो जाएंगे। सही, यानी कि वो कैटाइन बन जाएगा, कैट आइन बन जाएगा बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सही, नेक्स्ट टॉपिक इज सिमिलर टू आयन, दैट इज मॉलिक्यूलर आयन। सही, तो अभी आपने देखें, अगर आपने आयन समझ लिया है ना, सही, तो इसका मतलब है कि फिर जो है वो आप मॉलिक्यूलर आयन भी बहुत आसानी से समझ लेंगे। सही, क्योंकि आयन और मॉलिक्यूलर आयन बहुत ही सेम है, बिल्कुल ही सेम, मतलब एक ही बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने क्या समझा था पीछे आयन के अंदर कि भाई बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही, एटम के ऊपर कोई भी प्लस या माइनस का चार्ज आ जाए, सही, तो उसको हम क्या कहेंगे? आयन कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे बेटा? आयन कहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है बस हम क्या करेंगे कि एक एटम के बजाय, क्योंकि मॉलिक्यूलर आयन है ना, तो हम उस एटम के बजाय क्या लफ्ज ले आएंगे? सही, मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अगर यही काम अब कोई मॉलिक्यूल करे, सही, और उसके ऊपर प्लस या माइनस का कोई भी चार्ज आ जाए, सही, तो उसे हम मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। सही, तो यहां पे हमारे पास जो है, सही, व्हेन अ मॉलिक्यूल लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। सही, तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, सही, कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है या इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, सही, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। ठीक है बेटा, वजीहा अभी मैं आपको वापस से क्लियर कर देता हूं कि जिस तरीके से अभी आपने आयन के अंदर ये बात समझी है ना कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है तो एटम के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाता है, सही, और अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाता है तो एटम के ऊपर माइनस का चार्ज आ जाता है, और अगर किसी भी एटम के ऊपर प्लस या माइनस का चार्ज आ जाए, सही, तो वो क्या बन जाता है? वो आयन बन जाता है। तो वहां पे जो हम बात कर रहे थे वो एटम की बात कर रहे थे, सही, लेकिन अब यहां पे वही सारी चीजें हम किसके लिए पढ़ेंगे? मॉलिक्यूल के लिए पढ़ेंगे। सही, कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बना हुआ हो, जिसमें एक से ज्यादा एटम मौजूद हो, सही, तो अगर वो मॉलिक्यूल जो है वो अगर लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर ले, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, सही, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। सही, क्योंकि गेन और लॉस से उस मॉलिक्यूल के ऊपर भी प्लस और माइनस के चार्जेस आ जाएंगे। सही, तो वो क्या कहलाएगा? वो एक आयन कहलाएगा। अब चूंकि वो एक मॉलिक्यूल है तो उसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। सही, तो अब यहां पे हमारे पास क्या है?
यहाँ पे जो क्या नाम है, आगे जो बात लिखी है बिल्कुल सिमिलर है। सही है, मॉलिक्यूलर आइन आल्सो पजेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लाइक एनी आइन। सही, यानी कि जो मॉलिक्यूलर आइन है उसके हवाले से भी यही बात बताई जा रही है कि इसके ऊपर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जैसे किसी भी एक आइन के ऊपर आपने पढ़े हैं। सही, तो जैसा आपने आइन में पढ़ा है वही चीज यहाँ पे मॉलिक्यूल के लिए रिपीट हो रही है। ठीक है, हाँ, पहले एटम की बात हो रही थी, अब मॉलिक्यूल की बात हो रही है। सही है ना, तो बस ये है वजह जो बात बताई। सही है कि पहले हम एटम की बात कर रहे थे, अब मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम। सही, तो अब यहाँ पे क्या है भाई, इफ इट हैज नेगेटिव चार्ज। सही है, तो अगर हमारे पास जो है कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है कि जिसके ऊपर क्या चार्ज मौजूद है बेटा, नेगेटिव चार्ज मौजूद है। सही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आइन। एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आइन, तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल कि जिसके ऊपर क्या चार्ज मौजूद हो, नेगेटिव चार्ज मौजूद हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आइन। एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आइन। सही, और अगर कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो, तो उसको हम बोलते हैं कैट आयोनिक। सही, कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आइन। कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आइन। सही, तो अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो कैट आयोनिक, और अगर नेगेटिव चार्ज हो तो एन आयोनिक। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। सही, तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो मॉलिक्यूलर आइन है, सही है, उसके भी हमने जो है वो कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि जो कि बिल्कुल सिमिलर टू आइन है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सही, जैसे कि आपने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा हाइड्रोक्सिल आइन, यानी कि OH नेगेटिव। सही, अब इसके अंदर अगर आप देखें, सही, तो यहाँ पे हमारे पास O भी है और H भी है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है, और इसके ऊपर माइनस का चार्ज जो है वो हमें नजर आ रहा है। तो ये एक हमारे पास क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर आइन कहलाएगा। सही, इसी तरीके से हमारे पास होता है सल्फेट आइन, यानी कि SO4-2। तो ये भी हमारे पास जो है वो क्या नाम है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है। सही, तो यहाँ पे हमारे पास सल्फर भी है और 4 ऑक्सीजन भी हैं। सही, और इसके ऊपर जो है वो माइनस का चार्ज है, तो ये भी हमारे पास एक मॉलिक्यूलर जो है वो आइन कहलाएगा। इसी तरीके से अमोनियम आइन NH4+1। सही, NH4+1, तो NH4 यानी कि जो अमोनियम आइन है। सही, तो यहाँ पे हमारे पास इसके ऊपर +1 का चार्ज है, तो ये भी हमारे पास जो है वो एक कैट आयोनिक आइन कहलाएगा। तो शुरू के जो दो हैं हमारे पास, इन पे चूंकि नेगेटिव चार्ज है, सही है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये एन आयोनिक कहलाएंगे, और जो आखिरी वाला है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारे पास कैट आयोनिक आइन जो है वो कहलाएगा। सही है, तो यहां तक की बात जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। किसी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी से पूछ लें। सही, ताकि फिर हम जो है वो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें। जल्दी से पूछ लें, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, ताकि मैं स्लाइड को रिमूव कर दूं। ओके, फातिमा ने बोल दिया भाई कोई क्वेश्चन नहीं है। सही है, ओके, सही है। हसन हाशमी, ओके, ठीक है। राहिमा, अंशरा, ठीक है। समझ क्या चीज़, सब आजिब क्या चीज़ समझ में नहीं आई इसके अंदर, क्या चीज़ समझ में नहीं आई मॉलिक्यूलर आइन में, आजिब बेटा। सही है, आयजा, ओके, यूसरा मुस्कान, ठीक है, असलम परवेज, ओके, ठीक है। आजिब जल्दी से क्वेश्चन पूछ लो, ताकि फिर जो है वो हम स्लाइड मूव करें। ठीक है, मॉलिक्यूलर आइन देखिए, मॉलिक्यूलर आइन जो है वो एटॉमिक आइन, सॉरी, जो आइन हमने अभी पढ़ा था ना, उसी की तरह ही है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल बोलते हैं उस चीज़ को जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से मिलके बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से मिलके बनता है। सही, यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा एटम मौजूद हो उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। यहाँ पे खाली एक एटम की बात नहीं होती। सही, तो मॉलिक्यूल, अगर कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, सही है, तो वो मॉलिक्यूलर आइन जो है वो कहलाएगा। अब चूंकि इसके अंदर गेन भी हो रहा है और लॉस भी हो रहा है, तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस भी आ सकते हैं और नेगेटिव चार्जेस भी आ सकते हैं। तो अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसको हम एन आयोनिक मॉलिक्यूल कहेंगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम कैट आयोनिक मॉलिक्यूल कहेंगे, मॉलिक्यूलर आइन कहेंगे। सही,
ठीक है बेटा। तो अब ये है कि भाई हम आगे की तरफ जो है मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है, सही है, हाँ, H2O जो है वो वाटर मॉलिक्यूल है, सही है, H2O जो है वो वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, सही है ना। तो अगर इसमें हमारे पास जो है वो चार्जेस आ जाते हैं इसके ऊपर, तो ये फिर हमारे पास जो है ना एक मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा, सही है। लेकिन अभी ये न्यूट्रल होता है, इसी वजह से इसको हम आयन नहीं बोल सकते, ठीक है। जो न्यूट्रल होते हैं वो आयन नहीं होते, आयन के ऊपर या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड, सही है। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारे पास, ये हमारे पास है फ्री रेडिकल, सही है। तो क्या अभी हमने जो स्टार्ट के अंदर जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था, क्वेश्चन क्या था अभी हमारे पास कि भाई व्हाट इज आयन, आयन हमने समझ लिया, सही है। व्हाट इज मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूलर आयन भी हमने समझ लिया। और नंबर थर्ड, सही है, जो तीसरा है हमारे पास, नंबर थर्ड, वो है हमारे पास फ्री रेडिकल। भाई फ्री रेडिकल जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो फ्री रेडिकल को जो डिफाइन करने का सबसे आसान तरीका है वो ये है कि भाई फ्री रेडिकल्स आर एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स, सही, यानी कि ये जो फ्री रेडिकल है ये खाली एक एटम को भी हम कह सकते हैं या फिर एक ग्रुप ऑफ एटम को भी कह सकते हैं, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे एटम्स जुड़े हुए भी हो सकते हैं, सही। तो अगर कोई भी एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो है उसके पास उसके आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल यानी कि जो बिल्कुल ही आखिरी शेल होता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, सही, तो उसे हम सही, इन द आउटर मोस्ट शेल, तो उसे हम जो है वो फ्री रेडिकल कहेंगे, सही। तो वापस से मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि फ्री रेडिकल्स आर एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम। फ्री रेडिकल्स ये उन एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को कहा जाता है कि जिनके आउटर मोस्ट शेल में, जिनके आउटर मोस्ट शेल में, सही, हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद हैं, सही, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, फ्री रेडिकल कहलाएंगे, फ्री रेडिकल कहलाएंगे, सही। और फ्री रेडिकल कोई भी क्या नाम है, कोई भी एटम हो या मॉलिक्यूल अगर वो फ्री रेडिकल है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि उसके साथ हम एक डॉट शो कराते हैं, डॉट ओवर द सिंबल, यानी कि वो भी जो भी एटम या फिर मॉलिक्यूल है, सही, उसके ऊपर हम एक जो है वो डॉट को शो करा देते हैं, सही। अभी समझा रहा हूं, अनपेयर का मतलब भी समझा रहा हूं, ठीक है। देखें, अब देखें होता क्या है कि भाई जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स, सही, जो कि आपको पता है कि जो कि कहां पे रहते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड जो शेल्स होते हैं उसके अंदर रहते हैं, सही, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमेशा पेयर में रहना पसंद करते हैं। पेयर मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन, सही, एक साथ हो तो वो इलेक्ट्रॉन का पेयर कहलाता है। पेयर हमेशा कितने का होता है, दो का होता है, सही। तो एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर साथ साथ हो, सही, तो वो क्या कहलाएगा, पेयर कहलाएगा, सही। तो अगर उस पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन ना हो तो ये क्या कहलाएगा, अनपेयर्ड। तो ये क्या कहलाएगा, अनपेयर्ड, सही। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन एक साथ हैं तो पेयर, और एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो अनपेयर्ड, सही। तो अगर आउटर मोस्ट शेल के अंदर हमारे पास कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सही, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास फ्री रेडिकल कहलाता है, सही। अब इसको समझते हैं कि सर ये फ्री रेडिकल बनता किस तरीके से। तो मैं क्लोरीन की जो है ना वो एग्जांपल लेता हूं, सही। तो अब जरा गौर से समझिएगा, ये है हमारे पास क्लोरीन, सही, ये क्या है हमारे पास, क्लोरीन। क्लोरीन जो है ये ग्रुप 7 का मेंबर है, सही। जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो ग्रुप 7 के अंदर जो है वो क्लोरीन मौजूद होता है। अब जो भी ग्रुप नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एटम के आखिरी शेल में होते हैं। अब चूंकि क्लोरीन ग्रुप 7 में है तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, सही। तो यहां पे मैं इसका ड्रॉ कर रहा हूं आखिरी शेल, ये आ गया इसका आखिरी शेल, ओके भाई। तो ये इसका क्या आ गया बेटा, आखिरी शेल आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे हमारे पास क्या है, सही। अब यहां पे हमारे पास क्या है कि चूंकि इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सही। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से होते हैं कि भाई यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो आपस में पेयर बनाए हुए होते हैं, यानी कि ये उन 7 में से 2 का एक पेयर बना हुआ होता है, सही। अच्छा, फिर बकिया 2 भी आपस में
पेयर बनाए हुए होते हैं, सही है। तो ये भी हमारे पास क्या हुआ हुआ है, इसका पेयर बना हुआ है। फिर इसके अलावा बकिया जो दो हैं वो भी आपस में पेयर बनाए हुए होते हैं, यानी कि ये भी हमारे पास पेयर बना हुआ है, सही है। अब यहां पे ये दो दो दो, सही है, तो कितने हो गए भाई हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, सही, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बचा कितना, 1। अब यहां पे हमारे पास जो है, सही, ये एक इलेक्ट्रॉन बेचारा ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया अनपेयर्ड। अब इसकी पेयरिंग के लिए तो कोई भी एटम मौजूद नहीं है ना बेटा, सही है। तो यहां पे ये बेचारा क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड, सही है। ये इसको हम क्या बोलेंगे, अनपेयर्ड, ठीक है बेटा, सही है। तो अब यहां पे मैं अगर देखता हूं तो क्लोरीन के आखिरी शेल में, क्लोरीन के आखिरी शेल में आपको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, सही। क्लोरीन के आखिरी शेल में आपको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, तो मैं ये बोलूंगा कि ये क्या है हमारे पास, ये क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल बन गया भाई, सही है। ये क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास ये जो है क्लोरीन का ये फ्री रेडिकल होगा और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। इसके हमेशा याद रखिएगा कि जो फ्री रेडिकल्स है ना, फ्री रेडिकल आर ऑलवेज हाईली रिएक्टिव, सही है। क्योंकि भाई ये जो हमारे पास क्या नाम है, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, सही है, ये क्या नाम है, इसको, इस चीज को बर्दाश्त नहीं करते कि हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड रहे, सही है। वो चाहते हैं कि तमाम इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयरिंग में आ जाएं, क्योंकि जब तमाम इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में आ जाते हैं तो एटम स्टेबल हो जाता है, यानी कि सुकून में आ जाता है, सही। तो अगर हम क्या करते हैं कि इसके आखिरी शेल में अगर हम एक, सही, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं तो ये एकदम गुस्से में आ जाएगा। ये बोले ये क्या बात हुई भाई, मेरा ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये तो क्या रह गया, अनपेयर्ड रह गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, हाईली रिएक्टिव। तो जैसे हम गुस्से में आते हैं, बोलते यार ये क्या बात हुई यार, ये सही है, तो इसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, गुस्से में, हाईली रिएक्टिव। फिर जहां जो भी इसको इलेक्ट्रॉन नजर आएगा ना, उसका इलेक्ट्रॉन ये छीन के निकालने की जो है वो कोशिश करेगा, सही। तो यहां पे हमारे पास क्या होंगे, जो हमारे पास फ्री रेडिकल्स होंगे, दे आर ऑलवेज हाईली रिएक्टिव। ये हमेशा क्या होंगे, हाईली रिएक्टिव होंगे, और ये चाहेंगे कि इनको कहीं से भी क्या मिल जाए, इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो उसको इलेक्ट्रॉन को लेके वो अपना ये जो पेयर है वो क्या कर लें भाई, मुकम्मल कर लें, सही, ठीक है बेटा। तो यही मैंने बता दिया ना आपको कि अगर ये हाईली रिएक्टिव होंगे तो ये किसी भी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके उसका इलेक्ट्रॉन छीनने की क्या करेंगे भाई, कोशिश करेंगे। और जब इनका पेयर मुकम्मल होगा तो जब ये सुकून में होंगे आराम से, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए एक पिक्चर भी आपके साथ शो करिए, देखें भाई, सही। यहाँ पे ये देखें, सही, ये जो है ये एक हेल्दी एटम है, सही है, यानी कि सुकून में है, स्टेबल है, सही। क्यों, क्योंकि इसके पास ये दो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है ना, ये क्या है बेटा, मुकम्मल हुआ हुआ है, तो इसका पेयर मुकम्मल है, ये खुश है, सही है। लेकिन अगर इसके बाद वाले में आप देखें तो ये एक फ्री रेडिकल है, सही। तो फ्री रेडिकल आपको कैसा नजर आ रहा है, बड़ा गुस्से में नजर आ रहा है, हाईली रिएक्टिव। क्यों, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, गायब हुआ हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन तो हैगा लेकिन उसका जोड़ीदार यानी कि उसका पेयर मौजूद नहीं है। अब चूंकि उसका पेयर मौजूद नहीं है तो ये क्या हुआ हुआ है, हाईली रिएक्टिव हुआ हुआ है, और क्या चाह रहा है कि बराबर वाले का इलेक्ट्रॉन क्या कर लूं, मैं निकाल लूं, सही है। तो वो कोशिश में लगा हुआ है इसका, मैं जो है वो निकाल के अपने साथ लगा लूं और अपने आप को जो है वो क्या कर लूं, स्टेबल कर लूं। दैट्स व्हाई फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव, सही है। तो यहां पे अगर आपका जो एटम है उसके अंदर पेयरिंग मुकम्मल होगी ना, तो वो स्टेबल होगा, कुछ नहीं करेगा, शांति से रहेगा, सही है। लेकिन अगर हमारे पास क्या है कि फ्री रेडिकल है, सही है, तो ये हमेशा क्या करेगा कि दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को छीनना चाहेगा, सही है, हाईली रिएक्टिव, उनके साथ रिएक्ट करेगा, उनके इलेक्ट्रॉन को लेगा, अपने साथ लगाएगा। तो इसमें क्या होगा कि रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, सही है ना। और हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं, जैसे तो ये आपके बुक के अंदर शामिल नहीं है लेकिन ये एक्स्ट्रा है, कि जिनके पास जो है वो क्या नाम है, कैपेसिटी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखें भाई, इसके पास ये पेयर तो मुकम्मल हुआ है, सही है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और ज्यादा है, सही है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जो है वो
और ज्यादा है, तो वो ये क्या चाहता है कि भाई ये लो यार, क्या यार तुम लोग क्या लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, सही है, ये लो। तो ऐसे जो एटम है जो कि दूसरों को इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, सही है ना, लड़ाई झगड़ा, माफ करो अल्लाह का घर साफ करो, ये वाला काम करते हैं, सही है, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, सही है, ये हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? एंटीऑक्सीडेंट। वैसे तो ये आपके बुक के अंदर नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज समझाई है। तो अगर हमारे पास क्या होगा कि हेल्दी एटम होगा, यानी कि पेयरिंग मुकम्मल है तो खुश, सही है, और अगर उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो ना खुश, सही है, और एक चिल्ड आदमी भी होगा, यानी कि अमीर जो नहीं होते यार, क्या यार गरीब लोग, तुम गरीब लोग, इलेक्ट्रॉन पे ही लड़ता रहता है, सही है, तो वो क्या करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को देना पसंद करता है। और जब भी कोई ऐसा एटम है जो इलेक्ट्रॉन को देता है, सही है, इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को देता है, तो वो क्या कहलाता है? एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? कोई मसला? सही है, अच्छा, जिनको भी स्क्रीनशॉट अगर लेना तो वो ले सकते हैं। ओके, सही है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है, सही है, यहाँ पे ये टॉपिक जो है वो मुकम्मल हो गया। किसी को भी फ्री रेडिकल के अंदर कोई मसला है तो जल्दी से पूछ ले, बाकी सब बता दें। ओके हो गया है, समझ में आ गया है, ताकि फिर हम आगे बढ़ें। ठीक है, ओके, सीमा फरीद डन, ठीक है, अंशरा हैदर ओके, जल्दी जल्दी बताएं, सही है, ओके ओके, सही, मास तारिक, ठीक है, सही है। तो तीनों चीजें हमारी कवर अप हो गई हैं। आयन समझ लिया, मॉलिक्यूलर आयन समझ लिया, और फ्री रेडिकल भी हमने समझ लिया। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारा ये जो काम है मुकम्मल हो गया है। सही, फजिया कितनी तुम स्क्रीनशॉट लोगे? ठीक है, जल्दी से, 1 2 3, बस खत्म। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, तो अब मैं इसको जो है वो रिमूव कर रहा हूँ। ओके, सही है। तो अब जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, सही है, समझने के इस चैप्टर का हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है ये, अल्हम्दुलिल्लाह, सही, सेकंड लास्ट टॉपिक है मोल, कि भाई मोल क्या होता है, सही है, मोल क्या होता है। ठीक है, तो बेटा मोल जो है ये बेसिकली हमारे पास, सही, मोल जो है ये बेसिकली हमारे पास जो है ये एक क्वांटिटी है। क्या है? ये एक क्वांटिटी है, यानी कि केमिस्ट्री के अंदर अगर हम किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को बयान करना चाहते हैं, सही है, तो हम लफ्ज मोल का इस्तेमाल करते हैं। हम बोलते हैं भाई इतने मोल ये ले लिया, इतने मोल ये ले लिया, ये बन गया, सही है भाई, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बिकम्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, है भाई, ऐसा होता है ना, सही है। क्या नाम है? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बिकम्स वाटर। ठीक है, तो जब भी हम क्वांटिटी को बयान करते हैं, सही, केमिस्ट्री के अंदर, तो उसके लिए हम लफ्ज मोल का इस्तेमाल करते हैं, सही, लफ्ज मोल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि भाई ये मोल जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी कितने नंबर ऑफ एटम या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है, सही है ना। तो यहां पे हमने ये देखना है। तो अब यहां पे इसकी जो डेफिनेशन है मोल की, से ये हमारे पास क्या है? अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस कंटेनिंग एटम और आयन और मॉलिक्यूल इक्वल टू द एवोगाड्रो नंबर, इक्वल टू द एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या है भाई? एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं हम 6.02 एक्सपोनेंट 23, सही, ये हमारे पास क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर होता है, सही। तो अगर हम किसी भी सब्सटेंस के अगर वो सब्सटेंस एटम के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि अगर उस सब्सटेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एटम्स ही हैं, तो अगर हमारे पास एटम की, सही, इस तादाद को अगर हम एक जगह पे जमा कर देते हैं, सही, यानी कि मैं आपको बोलूंगा मेरे हाथ में, सही, मेरे हाथ में जो हाइड्रोजन एटम है उनकी 6.02 एक्सपोनेंट 23 तादाद मौजूद है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई मेरे पास हाइड्रोजन का 1 मोल मौजूद है, यानी कि एक मोल के अंदर हाइड्रोजन के या फिर किसी भी क्या नाम है एलिमेंट के कितने एटम आ सकते हैं? 6.02 एक्सपोनेंट 23, सही। और अगर वो सब्सटेंस जो है वो आयन के ऊपर डिपेंड करता है, आयन है, सही है, तो आयन की भी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए? 6.02 एक्सपोनेंट 23, सही। इसी तरीके से अगर वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है, सही, यानी कि अगर आपके पानी का जो गिलास है, सही, उसके अंदर जो पानी आपने भरा हुआ है, उस पानी में अगर वाटर मॉलिक्यूल की तादाद कितनी हो? 6.02 एक्सपोनेंट 23 हो, सही, तो ये हमारे पास
उसका यानी कि वाटर का 1 मोल कहलाएगा। यानी कि किसी भी सब्सटेंस के, सही, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के, अब जैसे कि यहाँ पे फॉर सपोज मैं यहाँ पे जो है वो 6.02 एक्सपोनेंट 23, सही, एक्सपोनेंट 23 एटम्स को यहां पे रखता हूं, सही, एटम्स को भी रख सकता हूं या फिर मैं इसको बोलता हूं भाई आयन को भी रख सकता हूं या फिर मॉलिक्यूल भी, सही। तो डिपेंड करता है कि सब्सटेंस किसके ऊपर बेस कर रहा है, सही। तो उस सब्सटेंस के अंदर क्या चीजें मौजूद हैं, वो एटम भी हो सकते हैं, वो आयन भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, सही। तो अगर मैं किसी भी सब्सटेंस के अगर एटम ले रहा हूं तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स अगर उसके मैं लेता हूं तो वो बराबर होंगे किसके, 1 मोल के, सही। वो किसके बराबर होंगे भाई, 1 मोल के बराबर होंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, सही। तो वो किसके बराबर होंगे, 1 मोल के बराबर होंगे, सही। तो कोई भी चीज हो, एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो, किसी भी सब्सटेंस का हो, अगर उसकी 6.0 एक्सपोनेंट 23 की क्वांटिटी आपके पास मौजूद है, सो वो बराबर क्या, वो किसके बराबर कहलाएगा, वो 1 मोल के बराबर कहलाएगा। क्लियर हो गई बात यहां पे, सही है। तो अगर आप किसी भी सब्सटेंस की 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस को एक जगह पे जमा कर लेते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास क्या मौजूद है, उस सब्सटेंस का 1 मोल मौजूद है, सही, 1 मोल मौजूद है, सही, हाँ, मोल के बराबर हो, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे इसका जो है वो फॉर्मूला देख लेते हैं भाई कि अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का जो है वो मोल अगर हमें कैलकुलेट करना है, इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं, सही है, तो वो हम किस तरीके से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, सही है। तो इसका फॉर्मूला जो है हमारे पास ये है, नंबर ऑफ मोल्स, क्या लिखा है भाई, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ अ सब्सटेंस, सही। यानी कि आप पहले ये देखेंगे भाई आपके पास उस सब्सटेंस का कितना मास मौजूद है, सही। अब क्या नाम है, ये जो भी मास होगा ये आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर जो है वो बताया जाएगा कि भाई इतना मास है हमारे पास, ठीक है। तो जो मास होता है ये हमेशा जो है वो आपको ग्राम में जो है वो दिया जाएगा, सही है। तो ये जो भी आपको ग्राम में मास गिवन हो वो मास ऑफ अ सब्सटेंस की जगह पे आप पुट करें, सही है, और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बच्चे हैं उनको निकालना आता है। किसी भी कोई भी सब मैं आपको अगर मॉलिक्यूल दे दूं ना तो यहाँ पे ऐसे ऐसे चीते बैठे हुए तो मेरे से पहले कैलकुलेट करके देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि मॉलिक्यूलर मास आपको जो है वो सब्सटेंस का निकालना आता है, सही है। मास आपको गिवन किया जाएगा, दोनों को इस फॉर्मूले में पुट करें, आपको क्या मिल जाएगा बेटा, सही, नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है भाई, सही। तो यहाँ पे आपका जो है, सही है, सही सर, मॉलिक्यूलर या मोलर, सही है, मॉलिक्यूलर मास बराबर ही होता है, एक ही बात होती है दोनों, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई अगर आपको मोल्स कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हमेशा याद रखिएगा अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख रहे हैं तो मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल एन से। मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। और मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, स्मॉल एम से। और मॉलिक्यूलर मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। मॉलिक्यूलर मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कैपिटल एम से, सही है। तो ये जो फॉर्मूला आपने पूरा लिखा हुआ है इसको आप ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो। मोल, एन का मतलब है मोल, इज इक्वल्स टू मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, सही है। मोल इज इक्वल्स टू मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, ऐसे आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो क्योंकि न्यूमेरिकल में हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है बेटा, सही है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, मोल से रिलेटेड, हाँ भाई, एनीवन हैव अ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। हरी अप, ओके, सही है। हसन हाशमी कोई क्वेश्चन नहीं है, असलम परवेज को कोई क्वेश्चन नहीं है, आज़ाद तंजील को कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। साइमा फरीद, मास तारिक, ओके। तो इसका मतलब है कि आपको मोल समझ में आ गया है, सही है। तो मोल किसी भी सब्सटेंस की उस क्वांटिटी को कहेंगे कि जब हमारे पास उस सब्सटेंस के 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम, मॉलिक्यूल या फिर आइंस मौजूद रहे, सही है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ, सही है। और नेक्स्ट जो है ये है हमारे पास डिफाइंड एवोगाड्रो नंबर, सही है, डिफाइंड एवोगाड्रो नंबर।
सही है। तो एवोगाड्रो नंबर जो है वो क्या होता है, सही है, इसको हम किस तरीके से जो है वो डिफाइन करेंगे, सही है। तो यहाँ पे जो है वो हमने इसको देखना है। तो बेटा अभी आपने मोल पढ़ा है, सही है, तो भाई मोल और जो मौलिक एवोगाड्रो नंबर है, सही, ये बिल्कुल समझ लें कि सेम है, सही, क्योंकि आपने मोल के अंदर ही एवोगाड्रो का लफ्ज देखा था ना अभी डेफिनेशन के अंदर, सही। तो मोल क्या था कि भाई अगर 6.02 x123 एटम्स जो हैं अगर एक जगह पे आपको जमा मिल जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मोल कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास 6.02 एक्सपोनेंट 23 ये जो नंबर ऑफ एटम्स हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के अंदर मौजूद होते हैं, ये हमारे पास क्या कहलाता है, एवोगाड्रो नंबर कहलाता है। यानी कि दोनों की डेफिनेशन एक दूसरे की क्या है, उलट है, सही है। तो यहां पे एक मोल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं वो एवोगाड्रो नंबर कहलाएगा। अब मुझे बताएं कि एक एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम मौजूद होते हैं, 23, 20 आसान है, 23 होते हैं। 6.02 एक्सपोनेंट 23 यानी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, ये बहुत बड़ी तादाद होती है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी मोल के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के अंदर कितने होते हैं, मासारिक, वेरी गुड, अंशरा वेरी गुड, सही, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर यानी कि एक्सपोनेंट 23, सही है। तो इतने नंबर ऑफ एटम मौजूद है और इस नंबर को हम क्या कहते हैं, इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। हाँ, 10 की पावर 23। ओके, सही है। तो अब इसमें देख लेते हैं भाई इसमें हमें क्या क्या चीजें दें। भाई एवोगाड्रो ये हमारे पास एक इटालियन जो है वो इटालियन साइंटिस्ट है, सही है, एवोगाड्रो। तो इसने बेसिकली क्या किया था, इसने बेसिकली किया ये था कि भाई एक मोल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं और आइंस होते हैं, उसको इसने क्या किया था, क्या नाम है, कैलकुलेट किया था, सही। तो इसने किसी भी सब्सटेंस का एक मोल लिया और उसने उस मोल के अंदर ये चेक किया कि इस एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है, एटम्स हो गया या आइन हो गया या मॉलिक्यूल हो गया, कितने नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और आइन जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, सही है। तो ये कैलकुलेट करने वाला जो शख्स था ये एवोगाड्रो था, ठीक है। तो इसने ये पता किया द वैल्यू इज फाउंड टू बी 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो वो जो वैल्यू हमें मिली वो वैल्यू क्या थी हमारे पास, 6.02 एक्सपोनेंट 23, सही। तो फिर यहां से हमने इस वैल्यू को, क्योंकि इस वैल्यू को कैलकुलेट एवोगाड्रो ने किया था, तो इस वैल्यू को हमने कहना शुरू कर दिया एवोगाड्रो नंबर, सही है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूले में एन ए से, सही। इसको हम और कहते हैं क्या है भाई, इसको कहते हैं एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, सही, इट्स कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। तो बिल्कुल सिंपल सा इसका एक टॉपिक है, सही है। एवोगाड्रो इज एन इटालियन साइंटिस्ट। इसने क्या किया था कि भाई 1 मोल के अंदर एटम, मॉलिक्यूल और आयंस की जो वैल्यू होती है उसको इसने कैलकुलेट किया था, सही है। और जो वैल्यू इसको मिली थी वो कितनी भाई, 6.02 एक्सपोनेंट 23 मिली थी, सही है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, सही है, जो कि एक एवोगाड्रो नंबर है। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे कोई क्वेश्चन इसके अंदर भाई एवोगाड्रो से रिलेटेड है भाई? ओके, सही है। तो अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फर्स्ट चैप्टर क्या कंप्लीट थ्योरी मुकम्मल हो चुकी है, सही है। तो जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उनको बड़ी मुबारकबाद हो, सही है। तो आज हमारा जो है वो पहला जो चैप्टर है, सही है, उसकी जो थ्योरी है एवोगाड्रो के साथ, सही है, वो जो है वो हमारी मुकम्मल हो गई, सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है बस अब जो चीज़ें बची है वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स बचे हैं, सही है। तो अब यहाँ पे हम जल्दी से एवोगाड्रो, सही है, ऐसे ईद थोड़ी हो गई है, ऐसे खैर मुबारक दे रहे हैं, सही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है, सही, यहाँ पे हमारे पास जो है, सही, अब इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं मोल और एवोगाड्रो से रिलेटेड, अब जल्दी से क्विकली जो है वो हम शुरू करते हैं। तो जिन बच्चों के पास अभी कैलकुलेटर नहीं पड़ा हुआ, सही, तो जल्दी से भागते हुए जाएँ, छोटे भाई को आवाज़ लगाएं और उससे बोले भाई जल्दी से कैलकुलेटर भिजवाए, सही, क्योंकि अब हम जो है वो न्यूमेरिकल जो है वो शुरू करना भाई अब स्टार्ट कर रहे हैं हम, सही। तो अब बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला तो देखा ही नहीं हमने, फॉर्मूला देख लेते हैं भाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपको नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स जो है वो मालूम करने हो, सही है, तो इसके लिए आप सिंपल क्या करते हो कि जो भी मोल्स है ना इसको मल्टीप्लाई करा देते हो किससे,
Na से, यानी कि एवोगाड्रो नंबर से। मोल को मल्टीप्लाई करा दोगे किससे? एवोगाड्रो नंबर से। सही है, तो मोल्स निकालने का जो तरीका है, सही है, वो क्या था, क्या नाम है, सही है, अभी आपने पढ़ा था ना, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। सही है, तो मास ओवर मॉलिक्यूलर मास से आप मोल्स निकालें या फिर वो आपको गिवन भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसको आप मल्टीप्लाई करा दें किससे? Na से, यानी कि एवोगाड्रो नंबर से, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23। सही है, ये आपको याद भी होनी चाहिए या फिर वो गिवन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि याद कर लें। सही है, बोर्ड वालों के आंसर पे ना रहें। सही है, कि वो हो सकता है कि वो ना गिवन करें तो आप फंस जाएंगे। आसान सा न्यूमेरिकल होगा, सिर्फ वैल्यू की वजह से छोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है। तो अब जो है वो बिस्मिल्लाह करते हैं, नया टॉपिक। सही है, यानी कि न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स जो है, सही बेटा, फॉर्मूला बताया था मैंने, फॉर्मूला बजिया, फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ एटम्स अगर आपने मालूम करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स हों या मॉलिक्यूल हों या आइंस हों, वो अगर आपने मालूम करने हैं तो आप सिर्फ क्या करेंगे, मोल को मल्टीप्लाई करा देंगे एवोगाड्रो नंबर से। मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। सही है, बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, ये मोल और एवोगाड्रो से रिलेटेड हैं। सही है, तो पहला जो न्यूमेरिकल है ये आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। सही है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है क्वेश्चन को हम पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ मैनी मोल्स। सही है, तो इसका मतलब ये है कि भाई हमें मोल्स जो हैं वो मालूम करने हैं। तो हम साथ साथ जो है ना वो डाटा बनाते रहते हैं, सही, ताकि जो है वो क्वेश्चन हम साथ साथ फिर सॉल्व करते रहे, समझ में भी आता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका जो है वो पहले क्या कर लेते हैं भाई, डाटा बना लेते हैं। सही है, ओके। तो हमें भाई क्या मालूम करना है, मोल्स मालूम करना है। अब मोल्स जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? स्मॉल एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास स्मॉल एन, यानी कि मोल। सही है, ये मोल हमें जो है वो क्या करना है बेटा? मालूम करना है। सही है, मोल हमें क्या करना है बेटा? मालूम करना है। सही है, तो यहाँ पे मोल हमें मालूम करना है। सही, आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, सही, आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 40 ग्राम। सही, 40 ग्राम। अब मैंने आपको बताया था कि ग्राम में हमेशा क्या होता है? मास। सही, मास हमेशा आपको किस में दिया जाता है? ग्राम में दिया जाता है। सही, तो यहां पे आपको H2SO4 का कितना मास दिया हुआ है? सही, 40 ग्राम दिया हुआ है। तो मास को हमने क्या बोला था कि भाई स्मॉल एम से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। सही, मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? सही है कि स्मॉल एम यानी कि मास जो है ये हमारे पास कितना आ गया भाई? 40 ग्राम आ गया। अच्छा, बच्चों को कुछ कंफ्यूजन ये होती है कि बच्चे पूछते हैं सर ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट करना है कि नहीं करना। तो बेटा केमिस्ट्री के अंदर जो है वो अगर आपको मास ग्राम में दिया हुआ है तो आप ग्राम में ले लो, केजी में दिया हुआ है तो केजी में ले लो। इसके अंदर कन्वर्जन का इतना कोई ज्यादा मसला नहीं होता। सही है, हाँ, अगर आप फिजिक्स कर रहे हो ना तो फिजिक्स के अंदर ऐसा ही सिस्टम का आपको जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। सही, तो वहां पे आपका ये होता है कि भैया आपको जो मास है वो हमेशा किस में लेना होता है? केजी में ही लेना होता है। तो ग्राम में हो तो भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होगा। सही, तो अब यहाँ पे मास हमारे पास जो है वो 40 केजी आ चुका है। अब दूसरी चीज जो है वो हमारे पास है H2SO4। अब ये H2SO4 ये हमारे पास कंपाउंड है, सही, जिसकी मदद से हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करेंगे। सही, तो अब यहाँ पे कैपिटल M यानी कि मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करेंगे किसका बेटा? H2SO4 का, H2SO4। अब जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे वो देख लें यहाँ पे कि मॉलिक्यूलर मास हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सही, तो जरा गौर से देखिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास H2SO4 का अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो मैं ये देखूंगा कि भाई कि इसके अंदर कौन कौन से एटम्स मौजूद है। नंबर 1, इसके अंदर हाइड्रोजन एटम मौजूद है, तो मैं इसको लिख लूंगा हाइड्रोजन इक्वल्स टू। सही, और फिर सल्फर है तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा सल्फर इक्वल्स टू। फिर दूसरा देखूंगा ऑक्सीजन है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑक्सीजन इक्वल्स टू। अब मैं देखूंगा कि हाइड्रोजन के मेरे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं। तो हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय। सल्फर के साथ यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है भाई? 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। सही, ऑक्सीजन के नीचे 4 लिखा हुआ है तो इसके 4 है एटम्स, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अच्छा जी, अब इनके जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं इसको हमें मल्टीप्लाई करवाना होता है इनके एटॉमिक मासेस से। सही है, तो ये मैंने आपको बताया था कि भाई आप इसको याद भी कर सकते हैं। सही, और बोर्ड में गिवन भी होता है, लेकिन मैंने आपको यही बता दिया कि लास्ट जो हमारा पेपर हुआ था बोर्ड का उसके अंदर उन्होंने गिवन नहीं किए थे। सही, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि उसको याद कर लिया करें। सही, तो आप इसको अपने बुक में भी देख सकते हैं, बुक में भी लिखे होंगे। सही, तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक मास होता है
1, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, सही है, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है, सही, ये होता है हमारे पास 16। ठीक है बेटा, सही है। तो अब यहाँ पे, सही है, अब यहाँ पे अगर हम जो है वो 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 कराते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ये हो जाएगा 2, 1 को मल्टीप्लाई बाय 32 कराते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 32, और 16 को मल्टीप्लाई बाय 4 कराते हैं तो ये हो जाएगा आई थिंक 64 हो जाएगा, 64। ठीक है, 64। ठीक है बेटा, सही है। तो अब यहाँ पे अगर हम इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, सही है, तो अगर मैं 2 + 32 + 64 ये कराता हूँ, सही, तो खदीजा ने बताया बेटा 98 AMU, सही है, ये इसका यूनिट होगा। तो 98 AMU ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ठीक है, तो ये वो तरीका था जो हमने लास्ट में समझा था, लेकिन आज ये हमें सही मोल के अंदर भी मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज हमने मालूम करनी है, सही, बेसिकली वो मालूम करनी है भाई मोल। तो अब मोल का फॉर्मूला हम जो है वो यहाँ पे लगा लेते हैं, सही है। तो सॉल्यूशन में गए और सॉल्यूशन में जाके हमने मोल का फॉर्मूला लगाया। मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मोल इज इक्वल्स टू मास। हाँ भैया, सही, तो मास की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, मास की वैल्यू हमारे पास है 40, तो 40 आ जाएगा ऊपर, सही है। और मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई 98, सही है। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 98। तो अब जरा बताएं कि 40 डिवाइड बाय 98 कितना हो गया भाई, 40 डिवाइडेड बाय 98 0.408, 0.408। ठीक है, 0.408। अब यहां पे हमारे पास ये क्या आ रहा है भाई, मोल आ रहा है। तो मोल का यूनिट क्या होता है, मोल का यूनिट मोल ही होता है, सही है। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे भाई MOL, मोल। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास जो है, सही, इसके जो मोल का आंसर है वो कितना आ गया 0.408 मोल। ये हमारे पास इसका जो मोल है वो हमें पता चल गया। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी स्टूडेंट, किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम हो आप फ्रीली पूछें। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम शुरू करें, सही। और यहाँ पे बच्चे आज भी ऐसे ही बैठे हुए भाई, सही है, मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं, आंसर पहले ही दे दिया था, है, मैं देख रहा था सब। ठीक है, वेरी गुड भाई, ज़बरदस्त, ऐसी जीते जीते बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, सही है। तो बस इसी मोमेंटम को जो है ना आगे कंटिन्यू रखिएगा, सही है, हर चैप्टर के अंदर, सही है, हर चैप्टर के अंदर बस। और दूसरा ये कि लर्निंग पे भी ज़्यादा फोकस करना है आपने। ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि फिर से हमें क्या करना है भाई, अब फिर से हमें जो है वो मोल्स ही कैलकुलेट करने हैं। तो जल्दी से बनाते हैं डाटा। तो ये आ गई हमारे पास डाटा की हेडिंग, और मोल्स कैलकुलेट करने, तो मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। तो हमें स्मॉल n यानी कि मोल की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है, सही। अब इसके बाद हमारे पास क्या है भाई 40 ग्राम, ये हमें क्या दिया हुआ है मास, क्योंकि मैंने आपको बता दिया भाई ग्राम में जो भी चीज हो वो आपके मास क्या रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मास को हम किससे लिखते हैं स्मॉल m, तो स्मॉल m यानी कि मास इज इक्वल्स टू 40 ग्राम। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ है Na, सही, यानी कि यहाँ पे पूरा कोई कंपाउंड नहीं है, सिर्फ एक एटम दिया हुआ है, सोडियम का एटम दिया हुआ है, यानी कि Na, ये आपको गिवन है, सही है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे भाई Na लिख देंगे, सही है। अब Na का हमें क्या निकालना होगा भाई, मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, यानी कि कैपिटल M। अब यहाँ पे सिर्फ Na, एक Na ही है, तो Na का जो एटॉमिक मास होगा वही इसका मॉलिक्यूलर मास भी कहलाएगा, सिर्फ क्योंकि एक ही Na ही है ना। अगर कोई दूसरा होता तो उसको हम क्या कराते, ऐड भी कराते। तो Na का जो एटॉमिक मास है वो क्या होता है भाई, Na का एटॉमिक मास क्या होता है 23, सही है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास भी क्या आ जाएगा हमारे पास 23 ही आ जाएगा, सही है। तो चूंकि सिर्फ एक ही एटम है तो Na का जो एटॉमिक मास है वही क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जल्दी से चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन में हम आए और सॉल्यूशन में अब हमने मोल निकालना है, सही है। तो मोल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई मास अपॉन, सही है, मॉलिक्यूलर मास, सही है। तो मोल इज इक्वल्स टू मास की वैल्यू क्या है हमारे पास 40, सही है। तो यहाँ पे रख दिया 40 और नीचे आएगा कैपिटल M यानी कि मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कितना हो गया भाई 23, सही है। तो 40 डिवाइड बाय 23 करा दिया, कितना आया आंसर 40 डिवाइड बाय 23 1.739, सही है, 1.739, सही है। तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई मोल आ गया, और मोल का यूनिट
मोल ही होता है। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है, सही है, यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये इसका मोल भी मालूम हो गया। सही है, तो जिन जिन बच्चों ने पहले से ही कैलकुलेट किया, सही है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। सही है, और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल ना शर्माए। सही है, तो जल्दी से पूछ ले और फिर हम आगे जल्दी से एक और प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्त। सही है, तो बस आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। सही है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये हमारे पास जो है क्या नाम है, सही, लेकिन ये थोड़ा सा हाँ डिफरेंट है, आप ये मास मालूम करना है। ठीक है, तो अब इसका डाटा बनाते हैं। सही है, क्वेश्चन को रीड आउट भी करेंगे और साथ साथ डाटा भी बनाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है, व्हाट इज मास। सही है, अब यहाँ पे हमें क्या मालूम करना होगा, अब हमें मास मालूम करना है। सही है, अब हमें मास मालूम करना है, यानी कि स्मॉल m की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, स्मॉल m की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। सही है, और यहाँ पे हमारे पास जो है आगे लिखा हुआ है व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स। अब यहाँ पे मोल्स की वैल्यू हमें दी हुई है, यानी कि n की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी दी गई है, 4 मोल्स। सही है, तो 4 मोल्स हमें यहाँ पे n की वैल्यू दी गई है। सही है, और यहाँ पे हमें कंपाउंड बताया गया है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और कंपाउंड से हम क्या निकाल लेते हैं भाई, कंपाउंड से हम निकाल लेते हैं इसका क्या बोलते हैं भाई, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास हमने निकालना है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में 2 एटम है, एक है कार्बन और दूसरा है ऑक्सीजन। सही है, तो कार्बन के हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम हैं, 1, और ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम हैं, 2। सही है, अब यहां पे हम जब कार्बन को उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है, वेरी गुड अंशरा, सही है, 12। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास होता है, सही है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। सही है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आ गया हमारे पास 16। ठीक है, तो अब 1 multiplied by 12 is 12 and 16 multiplied by 2 is 32। सही है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करा दूंगा, सही है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 plus 32 is 44। वेरी गुड, 44, और ये इसका आ जाएगा AMU। सही है, इसका यूनिट आ जाएगा। ओके, तो अब जो है हमने यहाँ पे करना ये है कि भाई मास कैलकुलेट करना है, तो पहले तो हम सॉल्यूशन में जाएंगे। सही है, और पहले तो हम मोल का फॉर्मूला लिखेंगे, मोल इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। अब हमने करना क्या है कि भाई हमें चूंकि मास कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूला को मास के लिए अरेंज करना होगा। सही है, तो मास को एक तरफ अकेला करते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आइए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय मोल इज इक्वल्स टू मास। तो हमारे पास मास का फॉर्मूला क्या बन गया भाई, मास का फॉर्मूला बन गया मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय मोल। तो मास इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास हमने कितना निकाला भाई, 44 मल्टीप्लाई बाय मोल। अब मोल की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई, 4। तो 4 को अगर हम 44 से मल्टीप्लाई करा दें तो कितना हो जाएगा, 4 को 44 से मल्टीप्लाई करा दें तो कितना हो जाएगा, सही है, तो 176। ओहो, AMU नहीं, बल्कि इसमें यूनिट क्या आ जाएगा हमारे पास, ग्राम, क्योंकि मास है ना ये, तो ग्राम का इसमें जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा। ठीक है बेटा, सही है, तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछ ले, नहीं है, सही है, सही है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो यहां तक हमने समझ लिया कि एक तरीके से जो है वो मोल से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो कर लिए हैं। सही, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने जो है वो मुकम्मल साथ दिया मेरा। सही है, तो आज की क्लास में हमने थ्योरी वाइज तो ये चैप्टर मुकम्मल कर लिया, लेकिन अब ये कि चूंकि टाइम अब शॉर्ट रह गया है तो न्यूमेरिकल्स में एवोगाड्रो के रह गए। सही है, और एक बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन रह गई। सही है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, तो उसको हम नेक्स्ट वाली जो हमारा नया चैप्टर शुरू होगा उससे पहले एक आधे घंटे में हम जो है वो उसको भी कवर अप कर लेंगे, तो इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर हमारा जो है वो मुकम्मल हो चुका है। सही है, तो बस अब ये जो एवोगाड्रो से रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स हमने करने हैं,
सही है। और इसके अलावा जो है हमें बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन करनी है, सही है। तो उसको हम नेक्स्ट जो चैप्टर वाली स्लाइड होगी उसके साथ उसको मर्ज कर देंगे, सही है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो वो आप लाजमी तौर पे जो है वो उस क्लास के अंदर पूछ लिएगा, सही है। तो अब जल्दी से जो है वो मैं आपको आज का जो टास्क वगैरह है, सही है, वो मैं आपको बता देता हूँ, सही है, कि आपने क्या क्या करना है पूरे, अब चूँकि 2-3 दिन बाद ही हमारी क्लास होगी, सही है, तो इस दौरान ओके, तो जल्दी से देख लें। तो भाई टास्क में जो जो चीज़ें आज हमने करी हैं, सही है, उसको आपने प्रैक्टिस में लेकर आना है, सही है। नंबर 1 इज लर्न अबाउट आइंस, सही है, मॉलिक्यूलर आइंस और फ्री रेडिकल्स। अब मुझे लगता नहीं है कि बच्चों को याद करने की ज़रूरत होगी क्योंकि उनको याद हो चुकी होगी ये बातें सारी ना, सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ऐसे हमारे पास बच्चे मौजूद हैं जो बोलते हैं सर आप पढ़ा रहे हो तो हमें याद भी होता जाता है साथ साथ, ठीक है। और इसके अलावा फिर जो हमारे पास मोल है और एवोगाड्रो नंबर है, सही है, इसको भी जो है वो आपने याद करना है। और इससे रिलेटेड जो आज हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं उसकी भी आज आप जो है वो प्रैक्टिस कर लिएगा। और इसके अलावा जो हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं, सही है, इसको भी जो है वो आपने लाजमी जो है वो उसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे जो है इन सब के हवाले से सवालात करूँगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, सही है। और आज की क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, सब कुछ समझ में आ गया, सही है, सही रही आज की क्लास, ठीक है, सही है, सही है। तो बस जो है वो दुआओं में याद रखिएगा, सही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।